नमस्कार बहनों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान, हमारे अतीत भाग 3 का चैप्टर नंबर 9 राष्ट्रीय आंदोलन संगठन। इसमें हमने राष्ट्रवाद का उदय पढ़ा था और उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए आगे ये हमें फोटो दिख रही है लाला लाजपत राय की। देखिए क्या कह रहा है, लाला लाजपत राय पंजाब में जाने माने राष्ट्रवादियों में से थे। यह याचिका और निवेदिका की राजनीति विरोध में करने वाले अमूल परिवर्तनवादी में एक मुख्य नेता थे। और ये कह रहा है यह आर्य समाज में भी कैसे थे भाई, सक्रिय सदस्य थे। आगे देखिए हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था, इससे आगे हम पढ़ रहे हैं। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को आमबंद करने और ब्रिटिश संसाधनों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। हमने पढ़ा था कल, स्वदेशी जो है अपनाया जा रहा था और विदेशी की होली जलाई जा रही थी, वस्तुओं की और कपड़ों की। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक में थे। हमने कहा था कि कांग्रेस में दो भाग हो गए थे, गर्म दल और नरम दल में। 20वीं शताब्दी में प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। हम पढ़ेंगे इन सभी के बारे में। जैसे हमने कहा था 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था ब्रिटिश ने। 1909 में देखिए मुस्लिम जो है वे एक अपना समूह बनाते हैं। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया। अगर आपसे सवाल पूछा जाए मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया और कहाँ किया गया, तो हमें बताना है कि मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया और कहाँ किया गया, ढाका में। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, तो जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने उसका समर्थन किया। इसीलिए अभी भी बंगाल में है मुस्लिम्स जो कह रहे हैं कि हमें अलग कर दीजिए। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचित व्यवस्था की जाए, यानी कि उनको एक अलग राइट्स दिया जाए। मोमडन जो ग्रुप बनाए और उसकी सीटें तय की जाए। देखिए हमने कल भी पढ़ा था कि उसमें एक फिर उनको ये किया भी गया। 1919 में सरकार ने यह मांग क्या कर ली, मान ली। अब परिषदों में कुल सीटों में मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दिया गया, यानी कि उनको रिजर्वेशन दिया गया, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इसमें राजनेताओं ने अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच पैदा हो गया। यानी कि इसीलिए आज तक जो है अन्य पार्टियां हैं वो ये करती आई है कि कुछ न कुछ मुस्लिम्स के हित में अत्यधिक कार्य, अत्यधिक सुविधा उनको, ताकि उनके वोटिंग ना जाए, क्योंकि उनके पास एक अलग रिजर्वेशन कोटा है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 1907 में जो है कांग्रेस टूट गई। मध्य मार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल का प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्य मार्गी का दबदबा, जो मध्यम वर्ग था उसका दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे थे। हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था, हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं इसको। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई और अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए। आपसे पूछा जाए लखनऊ समझौता, दोनों संगठनों ने देश के प्रतिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। अब देखिए जन राष्ट्रवाद का उदय, इसका क्या मतलब है, यानी कि लोग किस तरह से आंदोलन में शामिल हुए। आगे देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में जो है तब्दील हो गया। आप सभी पढ़ोगे धीरे धीरे कैसे असहयोग आंदोलन तक पहुंच जाएंगे हम। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन में जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया, क्योंकि गांधी जी ने मजदूर आंदोलन था उनमें सहयोग किया था। 20 के दशक में कुछ खास व्यावसायिक समूह भी अंग्रेज को सक्रिय समर्थन देने लगे। ऐसा क्यों हुआ, देखिए पहले विश्व युद्ध में हमें पता है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति बदल दी, क्योंकि युद्ध करने के लिए अत्यधिक सेना, धन, सब कुछ चाहिए। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार ने रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था
1914 के आसपास प्रथम युद्ध हुआ था। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे को बढ़ाने पर कर बढ़ा दिया, यानी कि उनके धन खर्च हो रहा था युद्ध में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितनी भी इनकम थी उस पर क्या बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया। सैनिक व्यय के इजाफे, सेना रखनी पड़ रही थी उन्हें, इसलिए सैनिक इजाफे तथा युद्धक आपूर्तियों की वजह से जरूरी कीमतों की चीज़ों पर भारी उछाल, यानी कि उनकी कीमतें बढ़ा दी ताकि उनको ज़्यादा पैसा मिल सके और वे अन्य देशों से युद्ध कर सके। ब्रिटिश सरकार है और आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती गई क्योंकि हर चीज़ महंगी हो गई तो वे खरीद नहीं पाते थे। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध में बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई तो उनको प्रॉफिट हो रहा था। जैसा कि आपने अध्याय 7 में देख चुके हैं कि इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुएं कौन कौन सी, देखो जूट के बोरे, कपड़े, पटरियाँ, ये सब क्या करती थी, इनकी मांग बढ़ गई थी। तो जैसे ही किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी गई थी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का क्या हुआ, विस्तार, क्योंकि ज़्यादा मांग हुई तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, इसलिए उनका विस्तार हुआ। और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे, यानी कि हमें और अवसर दिए जाए ताकि हम और उत्पादन करें। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया क्योंकि इतने हमने देखा था सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, इतना युद्ध हो रहा था कि उनको उनके खुद के सिपाही कम बढ़ रहे थे, तो वे गांव में जा जाकर लोगों को सेना में भर्ती करते थे। वे गांव में गाना गाते थे तरह तरह से कि आपको सेना में बिस्किट मिलेंगे या आपको सूखी रोटियां मिल रही है और आपको वहाँ पहनने को कपड़े मिलेंगे, जूते मिलेंगे। इस तरह से गाना गा गा के गांव के लोगों को आकर्षित करते थे सेना में भर्ती होने के लिए। आगे देखिए, कह रहा है कि विदेशी युद्ध के खातिर गांव के सिपाहियों की भर्ती, देखो सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। दबाव कैसे, यानी कि वे उनको लालच देते थे, आपको पूरे कपड़े पहनने को मिलेंगे, आपको जूते मिलेंगे, आपको खाने को बिस्किट मिलेंगे, आपको एप्पल मिलेंगे। इस तरह से उनको लालच दिया जाता था क्योंकि उस समय गांव में खाने की इतनी चीज़ें होती नहीं थी, पूरे कपड़े नहीं होते थे पहनने को, इसलिए लोग इसी लालच में भी जो है सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था तब उस समय ये बहुत ज़्यादा भर्तियाँ हुई थी। और अगर आपके यहाँ भी कोई ना कोई ऐसा होगा जिसने सेकेंड वर्ल्ड वार, आपके नाना दादा जो अगर अब नहीं रहे होंगे लेकिन वो बात बताई होगी उन्होंने, बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे, देखो वो वहाँ युद्ध करने गए ना, 6-6 महीने जहाज में चल कर जाते थे और उन्होंने वहाँ जाकर देखा कि किस तरह से अंग्रेज उनका क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह से क्या कर रही है भाई, शोषण कर रही है। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का क्या करने लगे, विरोध। वे वहाँ से युद्ध करके वापस तो लौट आए लेकिन उनको समझ आ गई कि अगर भविष्य में हमने अंग्रेजों को नहीं भगाया तो हमारी हालत भी वही होने वाली है जैसे हम अभी वहाँ पर युद्ध करके आए हैं, फ्रांस, रूस, जर्मनी, ये सब जगह। इसके अलावा 1917 में रूस की क्रांति हुई। आप सभी को पता है रूस और फ्रांस ने सबसे पहले क्रांति शुरू की थी। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार और समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगा था। मजदूरों में क्रांति हुई थी वहाँ सबसे पहले, जिसमें भारतीय राष्ट्रवादी को क्या मिली, नई प्रेरणा मिली। अब देखिए ये जो हमारे पास 19वीं सदी 1919 से लेकर 47-48 तक जो है वो गांधी जी बहुत सारे आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। तो देखिए हम पढ़ते हैं गांधी के बारे में। महात्मा गांधी का आगमन, कहाँ आगमन, भारत, क्योंकि वे पहले कहाँ चले गए थे, साउथ अफ्रीका। गांधी जी जो है यहाँ बाहर से पहले वकालत करके आए थे, फिर करीब 1893 के आसपास जो है साउथ अफ्रीका चले गए थे वकालत करने के लिए, और फिर वहाँ से वह 1915 में 9 जनवरी 1915 में वे भारत लौटे थे। कहाँ पर लौटे थे, साबरमती, गुजरात जो है वहाँ पर लौटे थे। फिर वहाँ से वो धीरे धीरे पूरे देश में जाएंगे। देखिए कह रहा इन्हीं हालात में, कब, जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा है और ये सब, इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 से दक्षिणी अफ्रीका में भारत लौटे थे। वे वहाँ पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसात्मक आंदोलन चला रहे थे। आपसे पूछा जाए गांधी जी भारत कब लौटे तो आपको बताना है 9 जनवरी 1915 को गांधी जी क्या हुए, भारत लौटे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी। अच्छी मान्यता क्यों थी, क्योंकि वे दक्षिणी अफ्रीका में पहले भी आंदोलन अहिंसात्मक आंदोलन कर चुके थे।
वे वहाँ पर भूख हड़ताल कर चुके थे, ये सारे काम कर चुके थे और वहाँ उनको सफलता मिली, तो वो अपना एक्सपीरियंस लेके आ रहे थे भारत में। दक्षिणी अफ्रीका आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, फारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिला। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों और उनकी ज़रूरतों की हालत को समझने लगे। देखिए, महात्मा गांधी जी के गुरु माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने कहा कि आप 1 साल तक भारत का दौरा कीजिए, अपने कान खुले रखिए, ताकि आपको पता लगेगा कि यहाँ पर क्या स्थिति है, ताकि आप यहाँ पर जो भी आंदोलन वगैरह करना चाहते हो तो उसको सही ढंग से कर पाएंगे। देखिए, इस फोटो में हमें दिखेंगे, ये रही है गांधी जी है। लेकिन इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालत को समझने में लगे। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, ये सारे, चंपारण सबसे पहले था 1917 के आसपास, फिर खेड़ा था 1918, अहमदाबाद मील मजदूर वो भी 1918-1919 के आसपास, ये सब आंदोलन हुए थे और इन सब में गांधी जी ने लीडरशिप की थी इनकी। स्थानीय आंदोलन के रूप में देखिए, आपको एक चित्र दे रहा है, नटाल जो कि साउथ अफ्रीका, हम कह सकते हैं डरबन, नटाल कांग्रेस के संस्थापक डरबन दक्षिणी अफ्रीका में है 1985 में। आपसे पूछा जाए कि नटाल कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ की गई, तो आपको बताना है नटाल कांग्रेस के जो है स्थापना डरबन में दक्षिणी अफ्रीका में 1895 में की गई थी। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। देखो, बताया गया है 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था, और इस चित्र में हमने देखा ही है, ये गांधी जी है। आगे देखिए क्या कह रहा है, सामने आए इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद के उन्होंने मील मजदूर की हड़ताल में सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था, जहाँ की उन्होंने जो है प्लेग का जो हम कहते हैं बोनस दिलवाया था मजदूरों को। आइए अब 1919 से 1922 के बीच आंदोलन की कुछ गहराइयाँ देखें। देखो, आइए, सबसे पहले आया रॉलेट एक्ट। क्या था? हम कह सकते हैं कि इसमें जो है स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई। बिना जो है बिना दलील, बिना वकील, इस तरह से एक लाइन बोली जाती है। ये एक ऐसा रॉलेट एक्ट था कि आप अपने विचार जो है प्रस्तुत कर ही नहीं सकते, और अगर आप अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बोले तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपको सजा दी जाएगी बिना किसी जानकारी के। देखिए क्या कहता है, रॉलेट सत्याग्रह। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपसे पूछा जाए रॉलेट एक्ट किस बारे में था, तो आपको बताना है यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता था, यानी कि आप अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते। इनडायरेक्टली अंग्रेज ये कहना चाहते थे कि आप हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो हम आपको क्या कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, बिना किसी बात के, बिना आपकी बात सुने। मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि जिन्होंने पाकिस्तान का बंटवारा कराया था, हम ये कह सकते हैं। अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत कहा। क्या कहा भाई? शैतान की करतूत और निरकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल को 1919 में अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान या याचना दिवस के रूप में मनाया जाए। देखिए, गांधी जी का इतना प्रभाव हुआ, अंग्रेजों को उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनके आह्वान के तौर पर हम कह सकते हैं कि पूरे अखिल भारतीय स्तर पर लोगों ने क्या किया, इनका सहयोग दिया। ये कह रहे हैं अपमान या याचना दिवस के रूप में मनाया जाए। और क्या की गई भाई? हड़तालें। ये देखो, एक फोटो दिया गया है आपको, जो जनरल डायर का है, बाद में बताएंगे किस तरह से मारा गया था। की गई आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा आंदोलन या हम कह सकते हैं संघर्ष जो अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार था, तो वो था रॉलेट सत्याग्रह।
हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था, क्योंकि जहां पर जानकारी मिली वहीं तक सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का क्या किया गया, आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। और वैसा कि आप सभी को पता है, जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा है। हम देखेंगे A.O. डायर और जनरल डायर, 2 डायर थे, इसलिए डबल डायर कहा जाता है इसको। आदेश देने वाला भी A.O. डायर था और गोलियां चलाने वाला जनरल डायर था। इस नरसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा व्यक्त किया था और उनको अंग्रेजों ने एक उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर को, नाइटहुड की। उन्होंने ये उपाधि अंग्रेजों को क्या की, वापस लौटा दी। और गांधी जी को भी एक केसर हिंद की उपाधि दी थी, वो भी उन्होंने इस समय जब है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब अंग्रेजों ने वो उपाधि भी लौटा दी थी। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने का प्रयास किया। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि अगर हिंदू मुस्लिम अलग हो गए तो ये इनका विद्रोह इतना सफल नहीं रहेगा। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। गांधी जी ऐसा चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक बने रहे। उनकी राय में देखिए, उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोग, यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुस्लिम किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य में एक दूसरे के समर्थन रहे, यानी कि साथ रहे, ताकि अंग्रेज उनका फ़ायदा न उठा सके। धन्यवाद सभी, इस चैप्टर को पढ़ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हम उनको भी करेंगे। थैंक यू।